हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी जो MS1 में यूनिट 7 है उसकी नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज जो है वो है हमारी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब हो जाता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है, छोटी आंत या बड़ी आंत, दोनों आंत के अंदर अगर किसी भी तरीके की रुकावट आ जाती है। तो आगे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द मैकेनिकल इम्पेयर्ड ऑफ द कंप्लीट अरेस्ट ऑफ द पासेज ऑफ कंटेंट through at the intestines due to the pathology causes blockage of the bowel that the lead of the vomiting, constipations, lack of the fluids and the cramping pain obstructions may be the colitis and the complete। तो इन्होंने बताया इंट्रोडक्शन के अंदर। तो उन्होंने बोला है कि भाई जो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो कंप्लीट अरेस्ट हो जाए अगर हमारा जो पासिस करने का जो रास्ता होता है इंटेस्टाइन के अंदर से जो हमारा फूड मटेरियल जाता है, तो वो जब हमारा बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है उसके अंदर, तो वैसी स्थिति वैसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शंस बोल देते हैं, या रुकावट पैदा कर लेता है। तो पैथोलॉजी कोजेज जो हमारे इसके बताए गए हैं, तो इसमें जो बावल जो होती है वो ब्लॉकेज हमारी हो जाती है, उस कारण से होता है। जब इस तरीके की जब रुकावट होती है तो क्या हो जाता है, वोमिटिंग हो जाती है, कब्ज की समस्या हो जाती है, पेट का फूलना और पेट के अंदर बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग पेन जो है, बहुत ज्यादा दर्द जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ये जो रुकावट होती है, ये हमारी बहुत कम भी हो सकती है और कंप्लीट भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी कि कंप्लीट भी रास्ता जो पासेज एरिया जो है वो बंद हो सकता है। तो ये हमारा आ जाता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस का कुछ इंट्रोडक्शन। तो डेफिनेशन में इन्होंने क्या दिया है, डेफिनेशन में इन्होंने बताया है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज एन interruptus is normal flow of the intestines of content along the intestinal tract। तो इन्होंने बताया कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस जो है वो हमारा एक नॉर्मल फ्लो जो वो हमारा होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर, उसकी बजाय जो इंटेस्टाइनल जो हमारा ट्रैक होता है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाती है। और ये क्या करती है, हमारी ऊपर स्मॉल एंड लार्ज, ऐसी हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में किसी में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो हमारी बड़ी इंटेस्टाइन्स है, छोटी इंटेस्टाइन्स है, उनमें किसी प्रकार की रुकावट को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हम इसको बोलते हैं। तो इसकी टाइप होती है कुछ। तो पहली टाइप में इन्होंने मैकेनिकल चीजें बताई। तो मैकेनिकल्स में इन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, फिजिकल ब्लॉकेज, ब्लॉक टू पासेज ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट विदाउट ऑफ डिस्टर्बिंग ब्लड सप्लाई टू बावल। तो इन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ फिजिकल ब्लॉकेज होती है हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, बट जो ब्लड सप्लाई होती है हमारी बाउल के अंदर, उस पर कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। तो ब्लड सप्लाई हमारी जो कि तो चलती रहती है। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया है, इसमें इन्होंने बताया है एक्सट्रेनिक्स में बताया, यानी कि बाहरी जो एरिया होता है उसमें जैसे हर्निया वगैरह हो जाए, या हमारा इंट्रा सस्पेक्शन हो जाए, यानी कि ये जो टिश्यूज के अंदर हो जाता है, इन टिश्यू सस्पेक्शन हो जाना, यानी कि टिश्यूज के अंदर हो जाना है, हर्निया बाहर की तरफ निकल आना। लेकिन उसमें ब्लड सप्लाई यानी कि बाहर का एरिया की वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देगा, लेकिन उसमें ब्लड सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ता है। हेमाटोमा हो जाता है, ठीक है, यानी कि सेल की जो जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाना, या ट्यूमर हो जाना। ठीक है, और इंट्रा लुमिनर में हमारा फोर्जन्स बॉडी की वजह से भी ये हो सकता है, यानी कि बॉडी में बाहर का पदार्थ कोई चला जाता है, या फिकल मैटर, या हमारा जो स्टूल पास आउट होता है, यानी कि जो मटेरियल होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये हमारा जो ब्रिम की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ब्रिम एरिया हमारा स्टूल पास आउट यानी कि एनल एरिया में हमारा ब्रिम एरिया पा जाता है, वहां के इम्पैक्ट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे मैकेनिकल रीजन रहते हैं कि भाई हमारी जो इंटेस्टाइन्स है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने के। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें पैरालाइस्टिक हमारा इल्यूज आ जाता है। तो पैरालाइस्टिक में इन्होंने क्या बताया है, इसमें हमारा नो फिजिकल ब्लॉकेज। तो इसमें कोई किसी प्रकार की जो फिजिकल ब्लॉकेज, नो डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई। तो इसमें जो फिजिकल ब्लॉकेज होती है, यानी कि इसमें फिजिकल ब्लॉकेज होती है, बट इसमें ब्लड सप्लाई को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। और इसकी जो डिसअपियरेंस होती है वो हमारी आफ्टर 2 से 3 डेज के बाद अपने आप ही खत्म हो जाती है। ठीक है, जो हमारे स्पॉन्टेनियसली जो बोला जाता है, यानी कि 2 से 3 दिन के बाद अपने आप ही अपीयरेंस जो है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है हमारा, इसमें है स्ट्रैंगुलेशन। तो स्ट्रैंगुलेशन में इन्होंने क्या बताया है, बोथ ऑकरनेस बताई है, यानी कि दोनों की दोनों चीजें इसमें बताई है। फिजिकल ब्लॉकेज भी इसके अंदर होगी, वेल एज वेल ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई जो है गेट डिस्टर्ब, तो ब्लड सप्लाई भी हमारी इसके अंदर डिस्टर्ब होती है। और इट इज द कोज बाय द प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस। और ये किस चीज का कारण बनती है, बहुत ही लंबे समय तक जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस होता है उसका कारण ये बन सकती है। तो ये हमारी थोड़ी सी और मेजर हो जाती है, जिसमें दोनों की दोनों प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारी मैकेनिकल्स है, पैरालाइस्टिक इल्यूज है, या फिर हमारे स्ट्रैंगुलेशन है, ये हमारी दोनों ही चीजें जो बढ़ जाती हैं, यानी कि फिजिकली भी, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर भी दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसमें हमारे कोज बताएं कि भी रीजन क्या रहते हैं इसके। सबसे पहला रीजन होता है इन्फ्लेमेशन का, जो ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारी होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाएगा। ल्यूमन का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा संकुचित हो जाएगा, यानी कि ल्यूमन क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके एरिया को ल्यूमन बोला जाता है। और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन और सूजन होगी तो क्या हो जाएगा, संकुचित एरिया हो जाएगा। तो क्या होगी, चीजें आगे बढ़ेंगी ही नहीं। हर्निया हो सकता है, जो प्रीवियस हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि हर्निया भी इससे होता है। ट्यूमर, ल्यूमेंस ट्यूमर्स हो सकता है, यानी कि ल्यूमन का एरिया और ब्लड वेसल्स का जो एरिया होता है उसके अंदर कैंसर वगैरह हो सकती है।
और एडहेसिव में हो सकता है आफ्टर सर्जरी ऑफ द इंटेस्टाइन देयर द फॉर्मेशन ऑफ द एब्डोमिनल स्कार एंड फिब्रोइज टिश्यूज द प्रेशर ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इन्होंने बताया कि किसी भी तरीके की अगर सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है हमारे इंटेस्टाइन का, तो उसमें क्या फॉर्मेशन हो जाता है, हमारा जो एब्डोमिनल एरिया हो जाता है उस पर निशान होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिब्रोइज टिश्यूज हो जाते हैं, फिब्रोइज यानी कि फाइबर बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि रेशा जिसको बोलते हैं रेशा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो विच प्रेस द इंटेस्टाइन, तो वो क्या करेंगे, वो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। और इसमें हमारा इन टिश्यूज कैप्शंस के अंदर क्या आ जाएगा, पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन्स इंटर ऑफ द अनदर पार्ट। तो जो हमारे इंटेस्टाइन्स का पार्ट होता है वो दूसरे पार्ट के अंदर घुस जाता है। तो इस तरीके की कंडीशन अगर हो जाती है, वैल्यूस हो जाती है, जब पार्ट हमारा इंटेस्टाइन्स का होता है तो वो अपने आप ही 180 डिग्री पर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो हमारा वॉल्वुलस हो जाता है। और न्यूरोलॉजिक फैक्टर भी इसमें हो जाता है, यानी कि पैरालिसिस अगर हो जाता है, तो पैरालिसिस का सभी को पता है। तो वस्कुलर से फैक्टर जो होते हैं वो हमारे हो सकते हैं ड्यू टू डिस्टर्ब ऑफ द ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई जो है वो भी हमारी डिस्टर्ब हो सकती है। अब इसमें जो अदर चीजें हैं, अदर में इन्होंने दिया है मैलिगेंसी। मैलिगेंसी का मतलब हो जाता है जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर अबनॉर्मलिटी आ जाना, सेल्स के डिस्ट्रक्शन में या सेल के बढ़ने में। ठीक है, हेमाटोमा की जो स्थिति हो जाती है, हेमाटोमा भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल्स के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और हमारी पेरिटोनोसाइटिस यानी कि जो हमारी पेरिटोनियस लेयर होती है, एब्डोमिनल वॉल जो होती है उसके अंदर इंफ्लेमेटरी होना स्टार्ट हो जाए, कार्सिनोमा यानी कि कैंसर के सिम्टम्स ज्यादा हो जाए, कैंसर होना स्टार्ट हो जाए, या फिर हमारी जो स्पाइन कोड में उसमें इंजरी हो जाए, या वर्टिबल से जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, स्पाइन कोड के अंदर या चोट लग जाती है, या निमोनिया वगैरह हो जाता है। तो ये हमारे रीजन रहते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस के, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर रुकावट पैदा करने के। तो आगे देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम इसके अंदर देखेंगे जो हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस है उसमें हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि किस तरीके से चीजें होती हैं हमारी। तो इन्होंने बताया है ड्यू टू मैकेनिकल ऑफ द पैरासाइटिक कॉज, तो ये हमारे रीजन रहते हैं। मैकेनिकल जो प्रॉब्लम, मैकेनिकल जो वर्क होता है हमारा, पैरासाइटिक जो कॉज कारण होते हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है, पैराटाइज कंप्लीट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो वो जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शंस है वो हमारा कंप्लीट भी हो सकता है और थोड़ा बहुत भी हो सकता है। फिर उससे क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फ्लूड फूड जो होता है वो कलेक्शन हो जाएगा, और जब फ्लूड कलेक्ट होगा एक जगह पर इकट्ठा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइपर सेक्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में सेक्रेशन स्टार्ट होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो एब्डोमिनल एरिया है वो हमारा डिस्टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एब्डोमिनल एरिया जो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, परफोरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जब हाइपर सेक्रेशन हो जाता है हमारे जूस का तो उसके और भी ज्यादा कुछ खतरे हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और उसमें पेरिटोनोसाइटिस यानी कि जो हमारी पेरिटोनियस जो लेयर होती है उसमें भी इन्फ्लेमेशन होने का खतरा रहता है, उल्टियां भी आने का खतरा रहता है, और हाइपोवोलेमिया भी हो जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा के जो वॉल्यूम थे वो भी कम होने का चांसेस हमारे रहते हैं। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है कि भी एक रीजन, एक चीजें जब डिस्टर्ब होती है तो उससे कौन कौन कितनी सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब होती चली जाती हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम देखेंगे, इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम एब्डोमिनल डिस्ट्रेस देखेंगे, यानी कि पेट का फूलना जो है वो देखा जाएगा, टेंडेंसी देखी जाएगी कि भी पेट की जो परत है वो कितनी ज्यादा टाइट हो गई है, डिहाइड्रेशन देखा जाएगा, पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखा जाएगा कि वाटर कंटेंट जो कितना है और हमारा इलेक्ट्रिक बैलेंस जो कितना है। और इसमें स्टूल और वोमिटिंग बिकम्स ब्लीडी, आपने देखना है कि स्टूल में पास आउट करते टाइम या फिर वोमिटिंग के टाइम ब्लड तो नहीं आ रहा है। और इसमें हमारा एब्डोमिनल क्रैम्प देखे जाएंगे कि पेट के अंदर जो कॉलिक एरिया उसके अंदर किसी भी तरीके के क्रैम्प तो नहीं आ रहे हैं। पेन हमारा जो स्प्रेड होता है सराउंडिंग टू एम्बलाइकल कोड, तो हमारी नाभि के आसपास का जो एरिया होता है उसमें दर्द देखना है, वोमिटिंग देखनी है, और टेम्परेचर नॉर्मल बट पल्स रेट हाई। तो इसमें जो तापमान होता है बॉडी का वो हमारा नॉर्मल, और हमारा जो पल्स रेट होती है वो ज्यादा हाई रहती है। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हमने इन चीजों पर ध्यान देना है। तो आगे हम इसमें देखेंगे हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर देखेंगे कि भी हमने किन किन चीजों पे ध्यान देना है इसको कंप्लीट प्रिवेंशन के लिए। तो सबसे पहले एक्सरा वगैरह है, तो एक्सरा तो होता है, या ब्रीम एरिया जो है वो उसमें मिल्स और अनीमा, ठीक है, जरूरी होता है। और इसमें प्रेजेंस ऑफ प्लस वी आई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो इसमें प्रेजेंस देखनी है हमारी। तो इसमें जो प्लस यानी कि पॉजिटिव होता है हमारा वेरिएशन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के जो चीजें हमारी प्रेजेंस है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ब्लड टेस्ट होता है वो हमारा करा जाता है, जैसे कि WBC हमारा जो टेस्ट होता है वो देखा जाता है, अगर वो बड़ा हुआ है तो ये सारी की सारी चीजें हमारी देखी जाती है। कॉम्प्लिकेशंस कब होते हैं, जब हम पानी की कमी हो जाती है तो डेथ का खतरा भी हो सकता है और शॉक वगैरह भी हो सकता है। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने क्या बताया, मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट दी है पहले। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो है जो IV फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलिटी जो हमारे रिंगर लैक्टेक होते हैं या फिर नॉर्मल स्लाइन जो होती है, तो ये हमारा क्या अगर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो अपने पेशेंट को प्रोवाइड कराने हैं। एंटीबायोटिक देने हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, जैसे कि हमारे जो सिप्रोफ्लैक्सिन जो हमारी टैबलेट्स होती है, और एनजी सब्सटेंस ऑफ द डिकम्प्रेशन बाउल, अगर हमारी बाउल का जो एरिया है उसके कंप्रेशन को कम करने के लिए नेजोगैस्ट्रिक सक्शन की जो नली या ट्यूब लगाई जाती है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो नेजोगैस्ट्रिक सक्शन आपने करना है
नाक और जो हमारे पेट के एरिया का जो एरिया होता है। तो एनालाइसिस या सेडेटिव्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करने हैं और अवॉइड करने हैं आपने ओपिटेट्स, जो हमारे ड्रग्स होते हैं ओपिटेट्स वो आपने अवॉइड करने हैं, बिकॉज क्योंकि जीआई मोटिलिटी इनहिबिशंस के लिए। ठीक है, तो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्स है उसके अंदर किसी प्रकार की रुकावट ना हो, तो इसलिए ओपिएट्स जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनको अवॉइड करना है और दर्द वाले देने और सेडेटिव्स वाले आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या हो जाता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन से अगर क्या रिमूव किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन्स ऑफ द एनाटोमोसिस ऑफ ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट्स। तो जो हमारा जो पार्ट इंटेस्टाइन्स का जो पार्ट होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है उसको अच्छी तरीके से उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और हमारा लियोस्टोमी की जाती है, कोलोस्टोमी की जाती है। इलियक का जो भाग होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, कोलोस्टोमी जो हमारी बड़ी आंत का जो पार्ट होता है, डन ऑफ द नेसेसरी, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो उनको भी किया जाता है। कोलोस्टोमी में क्या आ जाता है, ये ओपनिंग, तो मतलब रिमूव करने का मतलब ये नहीं होता है। इलेस्टोमिस का और कोलोस्टोमी का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारी एब्डोमिनल वॉल्स होती है वहां से जाकर के हमारी जो इंटेस्टाइन्स होता है उसको खोलना। तो कोलोस्टोमी और इलेस्टोमिस का हमारा मतलब यह हो जाता है, जैसे कि कोलोस्टोमी में इसमें दिया गया है ओपनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स, तो इंटेस्टाइन्स को खोला जाता है, उसके ऑब्स्ट्रक्शंस को दूर किया जाता है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाता है। तो हमारी जो ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन्स की कोलन की थ्रू ऑफ द एब्डोमिन वॉल बाय द सर्जिकल ऑपरेशन, तो सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा हमारी एब्डोमिनल वॉल के जरिए अंदर जा करके हमारी जो कोलन होती है उसको ओपन किया जाता है। तो ये हमारी इंटेस्टाइन्स को खोलने के लिए ये सर्जरी की जाती है। तो उसको जो पार्ट होता है उसको हमारा रिमूव होता है, वो हमारा जो होता है वो सिर्फ हमारा एनास्टोमोसिस में ही होता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या दिया इन्होंने, स्पेशल नोट में इन्होंने दिया है कि अनीमा जो है वो आपने अवॉइड करना, अनीमा नहीं देना है, क्योंकि वो स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए जो अनीमा दिया जाता है उसको अवॉइड करना है आपने। और जो हमारा और जो हमारी केयर जो होती है वो हमारे चैप्टर 26 में दी गई है, तो वही हम चैप्टर 26 में देखेंगे। इसकी जो पूरी की पूरी इससे रिलेटेड जो हमारी केयर मिलेगी वहां पर देखेंगे कि क्या केयर है इसमें। तो आगे इसमें थोड़ा सा और भी पार्ट है, तो और पार्ट के अंदर भी हम देखते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर क्या है। स्पेशल पॉइंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर हमारा आ जाता है, स्पेशल पॉइंट में हम इसमें जो गिनती करेंगे वो हमारी आ जाती है। एक तो अपने फ्लूइड मेंटेन रखना है, स्पेशल पॉइंट के अंदर आपने जो फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना है आपने। न्यूट्रिशनल लेवल है जो पेशेंट का वो आपने मेंटेन करके रखना है। जो कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी अवॉइड करनी है और हेल्थ टीचिंग हेल्थ के बारे में सारी की सारी चीजें जो है वो पेशेंट को सिखानी है आपने। तो नर्सिंग डायग्नोज आ जाता है, नर्सिंग डायग्नोज के अंदर हमने फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड जो चीजें देखनी है, यानी कि वोमिटिंग के चलते अगर फ्लूइड की वॉल्यूम्स में कमी आ गई है या फिर इंटेस्टाइनल्स का जो रीएडजस्टन करती है जो फ्लूइड का, अगर उसके अंदर कमी आ गई है तो वो देखना है आपने। रिस्क से जो अलर्टेड जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से जो हमारे टिश्यूज परफ्यूजन होते हैं और इंटेस्टाइनल से जो हमारा ट्रैक होता है वो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, यानी कि रुकावट हो जाती है, तो वो चीजें हम इसके अंदर चेक करेंगे। दूसरा आपने ब्रीदिंग पैटर्न देखना है, इनइफेक्टिव तो नहीं हो गया है पेट के फूलने की वजह से, यानी कि एब्डोमिनल से और फिर डिस्टेंशन की वजह से अगर ब्रीदिंग पैटर्न के अंदर कोई चेंजेस आया है, फियर से रिलेटेड कोई चीजें, थ्रेटनिंग सिम्टम्स और फिर डिजीज, तो हमारे जो डर बना रहता है, यानी कि बीमारी को लेकर के उसके सिम्टम या जान जाने के खतरे से रिलेटेड जो डर बना रहता है उसको भी देखेंगे आप। और इसमें डिफिसिट नॉलेज ऑफ रिलेटेड डिजीज, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज नीड, तो आपने सारी की सारी नॉलेज देखनी है, उस नॉलेज का अभाव चेक करना है। यदि बीमारी की प्रोग्रेसिव चीजों को लेकर के या उसके इलाज को लेकर के या उसकी अपनी केयर को लेकर के या फिर डिस्चार्ज की जो जरूरतें हैं उसे लेकर के अगर नॉलेज का अभाव है तो ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। दूसरा आपने बॉडी इमेज, अगर कोलोस्टोमी के चलते कोलोस्टोमी होने के बाद जो बॉडी इमेज के अंदर जो कमी आई है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ स्टोमा, यानी कि जो स्किन को कट करके यानी कि सर्जरी जो की जाती है वहां पर जो जगह बन जाती है, या फिर लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बावल एलिमिनेशन, तो बावल का जो बावल जो एलिमिनेशन करता है उसके कंट्रोल में कमी आ गई है, या फिर कोलाइटिस यानी कि कोलन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो अगर इस तरीके की दिक्कतें हैं तो वो नर्सिंग डायग्नोज के अंदर चेक की जाती है। जब आप डायग्नोज करोगे तभी आप इन चीजों के पेशेंट जो होता है उसको पूर्ण रूप से फिजिकली और मेंटली सपोर्ट कर पाएंगे। और ये सारी की सारी चीजें जो है नर्सिंग डायग्नोज के अंदर देखी जाती है। कुछ पॉइंट होते हैं जो हर डिजीज में बाद में मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि डिफिसिट नॉलेज वाला, तो ये आप किसी भी डिजीज के पीछे आप इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की जो मेंटली कंडीशन होती है वो लगभग सेम ही होती है। तो ये डिजीज हमारी यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।